नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया है कि यहाँ पर लासा जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है कि भाग विधि से ज्ञात करना है। तो अगर ये लिखा ना हो तो हम जिस विधि से चाहें या जो विधि हमें आसान लगे उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहें तो आप गुणनखंड विधि से कर लें और चाहें तो भाग विधि से कर लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भाग विधि से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या 9 लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं और 25। फिर इनको देखते हैं कि सबसे छोटी किस संख्या से ये कट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए 2 से ये कट सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर 9 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 को ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लिख लेंगे और फिर यहाँ 25 को ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। 25 नहीं कटेगा 3 से तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25 क्योंकि 25 3 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर देखिए अब डायरेक्ट इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ पचाम 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो हर जगह पर 1 नीचे हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था, हमको लासा निकालना था। तो यहाँ लासा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इधर गुणनखंड आ रहे हैं इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इनका हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा और फिर 5 तिहाई 15, 60 का 15 से गुणा करेंगे। तो देखिए 60 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और फिर 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 900 जो है लासा इसका हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, 221, 364 का मासा ज्ञात कीजिए। 156, 221, 364 का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं उसमें लासा ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर मासा ज्ञात करना है। तो इसको भी हम भाग विधि से देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो भाग विधि से कर सकते हैं और चाहें तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उससे आप हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है कि आपको किस विधि से करना है। तो यहाँ पर देखिए 156 भागे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे और उससे जो है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 156 से 221 का भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 बार। 156 एकम 156 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 1 11, 11 हो जाएगा। इधर हासिल लेंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा कितना, 21 और 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 6। तो यहाँ पर देखिए 65 हो जाएगा। अब 65 से जो है 156 का भाग पुनः देंगे तो देखिए अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए अब जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे तो देखिए 2 बार यहाँ पर ले जाएंगे तो 2 पंचे 10, 10 का 0 हो जाएगा और 2 छक्का 12 और देखिए 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पर। अब 156 में से 130 को घटाएंगे तो यहाँ देखिए 6 में से 0 गया तो 6 बचा। यहाँ पर 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, यानी कि यहाँ पर 26 आ गया। अब 26 से हम क्या करेंगे, जो है पुनः 65 को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए 26 दुना कितना होता है, 52 होता है। तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो 65 में से 52 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 1, यानी कि यहाँ पर 13 बचेगा। और अब 13 से पुनः जो है 26 को भाग देंगे तो यहाँ पर 13 दुना 26 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए
ये 13 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 13 ही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी दो संख्याएं ही देखी गई हैं, 156 और 221, यानी कि 156 और 221 का मासा तो हमारा 13 आ रहा है, लेकिन हमको देखना है कि क्या 364 का भी मासा 13 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी 13 से जो है 364 का भी भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 से 364 का भाग देंगे तो सबसे पहले 13 13 13 दूना 26 होता है, 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 10 शेष आएगा, और फिर क्या करेंगे, ऊपर से 4 को उतार लेंगे। तो यहाँ पर 4 ऊपर से उतारेंगे, और उसके बाद फिर देखिए 13 अट्ठे 104 होता है, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा, 13 अट्ठे 104। और फिर देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 से भी ये पूरी पूरी संख्या कट रही है। इसका मतलब मासा हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मासा 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 112 माइनस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, 121 भागे 11 गुणे 11 छोटे ब्रैकेट में माइनस, फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस का 4, और फिर माइनस मंझला ब्रैकेट है 3 माइनस, फिर रेखा ब्रैकेट है 8 माइनस 1, फिर मंझला ब्रैकेट बंद है और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है। देखिए इस क्वेश्चन को कई बार हल करवाया जा चुका है, और ये क्वेश्चन देखिए जो पेपर हुआ है इसमें आया भी नहीं है, तो निश्चित रूप से आगे इसको आने की उम्मीद है। और ये 2016 के सेकंड सेट में ये पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और बॉडमास रूल पर आधारित क्वेश्चन अब की बार कोई नहीं पूछे गए थे, तो निश्चित रूप से अब की बार जो है एक नए क्वेश्चन बॉडमास रूल पर भी आधारित पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे नीचे पूरी संख्याएं, माइनस 121 भागे छोटा ब्रैकेट 11 गुणे 11 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 3 माइनस, फिर 8 माइनस 1 हो जाएगा, रेखा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो 112 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें हल करेंगे रेखा ब्रैकेट को, क्योंकि बॉडमास रूल में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 गुणे 11 हो जाएगा, यानी कि बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे। और यहाँ पर देखिए रेखा ब्रैकेट को सबसे पहले हल कर लेंगे, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और इस प्रकार से रेखा ब्रैकेट हटा देंगे। अब क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट के बाद अब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पर बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे, 121 हो जाएगा यहाँ पर भागे। अब यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 ग्रहियम 121 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है 3 माइनस 7 हो जाएगा, और फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। और फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर देखिए पुनः संख्याओं को उतार लेंगे, और देखिए यहाँ पर जो है छोटा ब्रैकेट हल हो चुका है, अब बारी है मंझले ब्रैकेट की। तो यहाँ पर हम मंझले ब्रैकेट को हल कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 121 भागे यहाँ पर 121 हो जाएगा, और प्लस का 4, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और बाहर भी माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और मंझला ब्रैकेट हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 112 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 121 में से 100 यहाँ पर 121 का 121 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, उसके बाद 4 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 112 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 8 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट भी हटा देंगे। अब 112 में से 9 को घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, तो यहाँ पर 103 हमारा बच जाएगा। तो इस प्रकार से 103 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बॉडमास रूल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे छोटी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या लिखिए। निश्चित रूप से इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी किसी सत्र में भले ना पूछा जाए, नहीं तो निश्चित रूप से इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन एक में मिक्स कर दिए गए हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या लिखिए, यानी कि प्राकृतिक भी लिखना है और पूर्ण भी लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे सिर्फ एक पूछेगा, या तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर बहुविकल्पीय में मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। और लगभग में सबको पता भी होगा क्योंकि बहुत ही आसान है। प्राकृतिक संख्याएं देखिए 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। बस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्या हो जाती हैं, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर, तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। -7/9 का गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम बताइए। -7/9 का गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम बताइए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर दो क्वेश्चन एक में मिक्स कर दिए गए हैं। तो दोनों चीज यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिए ये संख्याएं क्या होती हैं गुणात्मक प्रतिलोम में? पलट जाती हैं। बहुत बार बता चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर देखिए -7/9 है, तो ये क्या हो जाएगा? -9/7 हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लेनी है कि यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या हो जाएगी कि इसमें अगर हम उसका गुणा करें तो उनका गुणनफल 1 आए। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में अगर इसका गुणा करेंगे तो देखिए जो है 7 से 7 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, और जो है माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर माइनस की वजह से डाउट में रहते हैं, तो यहाँ पर इस माइनस को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह बदलता नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह बदलता नहीं। यहाँ पर सिर्फ क्या करना रहता है? आपको संख्याएं पलटनी रहती हैं। जो अंश है उसको हर बना दीजिए, जो हर है उसको अंश बना दीजिए, और माइनस का चिन्ह चुपचाप जहां पर लगा है वहां पर लगा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है? जैसे संख्या है वैसे ही लिख देना है, सिर्फ उसका चिन्ह परिवर्तन कर देना है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे -7/9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देना है, बाकी संख्याओं को पलटना नहीं है। तो यहाँ पर 7/9 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 7/9 था तो यहाँ पर प्लस का 7/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -7/9 का गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम आसानी से लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 485 गुणे 1009 का वितरण नियम से मान लिखिए। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिले तो ये निश्चित मान के चलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसका और इसका गुणा नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी आपका आंसर तो सही आएगा, लेकिन उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि या तो उसको वितरण नियम से करना होगा, या तो जो है सर्वसभिका का प्रयोग करना रहेगा, या तो किसी और नियम का पालन करके तभी उसको जो है हल करना रहेगा। यहाँ पर सीधे से जो है आपको गुणा नहीं करने को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा 2 और 3 की क्लास नहीं कि आपको गुणा करने के लिए दे दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपको या तो सर्वसभिका का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा, या तो कोई ना कोई नियम बताया जाएगा कि इस नियम से आपको हल करना है। और स्पष्ट रूप से वहां पर ना भी लिखा हो, केवल
सवाल लिखा हो कि इसको हल करिए, तब भी आपको जो है उसको सर्वसमिका या वितरण नियम से जो आपको लगे कि हाँ इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, तो उसी टाइप से आपको हल करना है। तो यहाँ पर जैसे 485 गुणे 1009 का वितरण नियम से कहा गया, तो यहाँ पर इसको वितरण नियम से हल करिए। तो यहाँ पर देखिए योग पर वितरण नियम, योग पर गुणा का वितरण नियम यहाँ पर करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए 485 गुणे 1009 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 485 गुणे यहाँ पर 1009 को तोड़ सकते हैं इस तरीके से। देखिए 1000 प्लस 9, तो यहाँ पर देखिए योग पर वितरण नियम हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका इसके साथ में गुणा होगा, उसके बाद फिर इसका इसके साथ में गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए 485 गुणे 1000 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस बीच में है तो प्लस लगा लेंगे, फिर 485 गुणे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 485 का 1000 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 485 आगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 9 का इसके साथ में गुणा करेंगे तो 9 पछे 45, 45 का 5 हो जाएगा, फिर 9 अठे 72, और 72 और 4 कितना हो जाएगा, 72 क्या हो जाएगा, 9 अठे 72, और 72 और 4 कितना 76 हो जाएगा, तो 76 का 6 हो जाएगा, और उसके बाद 9 चौक 36, और 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 36 और 7 43। तो यहाँ पर 43 पूरा लिख देंगे, और फिर इनको क्या करेंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 है, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर हजार के स्थान पर यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 4,89,365 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है ये भी बहुविकल्पीय में या अतलघुत्रीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होती कौन सी है, क्योंकि परिमेय संख्याएं सभी लोग सिर्फ सिंपली इसकी जो परिभाषा होती है वही रट लेते हैं, लेकिन उसको उनको जो है पूर्ण रूप से ये नहीं पता होता है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। देखिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा आप लोग पढ़ते हो कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें वह परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं रखी जा सकती हैं। तो आप लोग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आप लोग एक ये भी परिभाषा पढ़िए कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, देखिए पूर्णांक की अगर आपको परिभाषा पता होगी तब आप फिर कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा हम आप लोगों को बता चुके हैं, और पुनः एक बार जो है आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि जो है पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें। लेकिन इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, तो देखिए जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी आप लोग निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसलिए देखिए पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, 0 से लेकर के प्लस की तरफ अनंत तक और माइनस की तरफ भी अनंत तक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्याओं में 0 से लेकर के प्लस वाली संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं, और माइनस की तरफ भी अनंत तक होती हैं। तो सभी के बटे में 1 लिख सकते हैं, और जब सभी के बटे में 1 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि P/Q के रूप में हो जाएगी। तो 0 भी क्या है, 0 भी एक पूर्णांक है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी।
और देखिए इसी में से क्वेश्चन बनता है कि जीरो एक सम संख्या है या विषम, जीरो एक सम संख्या है या विषम। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जीरो एक सम संख्या है, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या के अगर बगल में या कह लीजिए उसके जो इकाई के स्थान पर जीरो अगर लगा दिया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक है और एक के बगल में देखिए एक एक विषम संख्या है, लेकिन अगर जीरो इसके आगे लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। पाँच है, पाँच एक विषम संख्या है, लेकिन इसके बगल में अगर जीरो लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से जीरो एक क्या है, एक सम संख्या है। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जीरो विषम संख्या नहीं है, जीरो क्या है, जीरो एक सम संख्या है और जीरो एक परमेय संख्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए शून्य एक परमेय संख्या है या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये एक सम संख्या भी है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर समीकरण है या सर्व समीका। तो देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आया था समीकरण और सर्व समीका से, तो निश्चित रूप से अब वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता जो है सर्व समीका और समीकरण से कोई क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए जो आप लोगों के सामने है। तो ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है कि सर्व समीका और समीकरण कैसे पहचाने। तो देखिए वैसे तो इतना आसान दिया जाता है कि अगर मान लीजिए बहुविकल्पीय में है तो आप देखते ही तुरंत पहचान जाओगे कि कौन सी इसमें समीकरण है और कौन सी सर्वसमीका है। लेकिन फिर भी जो है अगर आपको प्रॉब्लम हो पहचानने में या थोड़ा उटपटांग जो है क्वेश्चन दिया हो, समझ में ना आ रहा हो कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं कि नहीं है, तब वहां पर आपको क्या करना है, तो उसका भी आप लोगों को हम तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे समीकरण और सब समीकरण को पहचानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग ऐसे सिंपली समझ लीजिए कि कैसे पहचानना है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर यहाँ पर लिखा है, तो हमको यही चीज अगर इधर भी मिल जाए तो एल एच एस आर एच एस बराबर हमको दिखने लगे, क्योंकि यहाँ पर देखने में ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई हमको नहीं दे रहा है कि जो है ये इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम एल एच एस हल कर लें तो यहाँ पर देखिए ए और ये बी है और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब दो का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो दूना चार एक्स और यहाँ पर हो जाएगा चार। तो यहाँ पर देखिए आर एच एस में एक्स स्क्वायर प्लस फोर है और यहाँ पर एल एच एस में भी एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया है। अब यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वसमीका है, क्योंकि एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं जिससे किसी भी टाइप का सर्वसमीका और समीकरण से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कतई कंफ्यूज ना हो और ये आपको नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये तरीका भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एलएचएस में सबसे पहले क्या करेंगे, जो है एलएचएस में एक मान रख देंगे। यहाँ पर x बराबर एक रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर एक रखने पर। तो यहाँ पर देखिए एक रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एक प्लस दो का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा तीन और तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन त्रिका नौ हो जाएगा। और देखिए आर एच एस में भी इसी तरीके से करेंगे, तो आर एच एस में एक रखेंगे तो यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर इंटू वन प्लस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और फिर चार एक कम चार हो जाएगा और यहाँ पर भी चार हो जाएगा। अब चार में चार जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा और आठ में एक जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, समीकरण
नहीं है, ये सर्वसमिका है। लेकिन यहाँ पर एक मान रखने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, एक मान हमको और रखना पड़ेगा, यानी कि कम से कम दो मान जरूर रख लीजिए। वो मान आप चाहे जो रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या एक और दो हैं, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि एक और दो रख करके ही ट्राई कर लेते हैं कि ये सर्वसमिका है कि समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए एलएचएस में एक बार एक रखे हैं और यहाँ पर आरएचएस में भी एक बार एक रखे हैं, तो दोनों से जो है मान बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो रख लेंगे। तो यहाँ पर दो रखेंगे एलएचएस में, तो देखिए क्या हो जाएगा, दो प्लस दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो चार का स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार चौक 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एलएचएस। और आरएचएस में रखेंगे तो देखिए आरएचएस में दो का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस चार गुणे दो हो जाएगा और प्लस चार हो जाएगा। तो यहाँ पर दो का स्क्वायर चार जो है, दो दुना चार हो जाएगा और प्लस यहाँ पर चार दुना आठ हो जाएगा और प्लस का चार हो जाएगा। अब चार में चार जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा और आठ में आठ जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः ये क्या है, अतः ये सर्वसमिका है, अतः ये सर्वसमिका है। तो इस प्रकार से दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए गए हैं। यहाँ पर सिंपली आप देख करके भी पहचान सकते हैं। अगर ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आ रहा तो आपको हल करने की जरूरत नहीं, आप देख करके तुरंत टिक कर सकते हैं कि ये एक सर्वसमिका है। और अगर ये जो है अतलघुत्तरीय में या लघुत्तरीय में आ जाए तो वहां पर आप लोगों को हल करने की जरूरत है। तो वहां पर आप लोग चाहें तो एक बार एक मान रखिए एलएचएस और आरएचएस में और एक बार दो मान रखिए और दोनों कंडीशन में दिखा दीजिए कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं, इसलिए ये क्या होगी, ये एक सर्वसमिका होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 5x + 2 = 0 समीकरण को हल कीजिए। देखिए समीकरण है और इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए समीकरण से इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आया था, तो उसमें क्या करना था, उसमें भी जो है गुणनखंड करना था और गुणनखंड करके देखिए यहाँ पर कहा गया है समीकरण को हल कीजिए। तो सीधे से सिर्फ इसको क्या करना है, गुणनखंड ही नहीं करना है, यहाँ पर गुणनखंड करके हमको x का मान भी निकालना है, क्योंकि कहा गया है हल करिए। तो हल करने का मतलब हमको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3x² है यहाँ पर, सॉरी स्क्वायर प्लस 5x + 2 = 0 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर x² के गुणे में कोई संख्या होती है तो सबसे पहले हम गुणनखंड करने में इसका इसके साथ में गुणा करते हैं, और यहाँ पर अगर इसके गुणे में कोई संख्या नहीं होती तो सीधे से इसी का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 का हमको गुणनखंड करना है। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 दूना 6 होता है, तो 2 गुणे 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और 2 गुणे 3 से ही हमको क्या करना है, 5 लाना है जो जोड़ घटा करके। तो यहाँ पर देखिए 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 को 3 + 2 में तोड़ लेंगे और गुणे में x है तो गुणे में x लिख देंगे और +2 है तो +2 लिख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस x का अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2-2 के जोड़े बना लेंगे, यहाँ से इस तरीके से 2-2 के जोड़े बना लेंगे और 2-2 के जोड़े बना करके यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3x कॉमन में चला गया, लेकिन यहाँ पर x 2 थे क्योंकि x² है। तो यहाँ से देखिए x बच जाएगा और यहाँ से 3x जो है वो भी पूरा पूरा कॉमन में चला गया है। तो यहाँ से प्लस का 1 बच जाएगा और फिर यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि और कोई संख्या यहाँ पर हमको कॉमन नहीं दिख रही। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ 2 पूरा कॉमन में चला गया तो यहाँ से प्लस का 1 बच जाएगा, फिर बराबर में 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए अब यहाँ पर 2 पद बचे हैं, क्योंकि पद जो है वो चेंज कहाँ से होते हैं, प्लस या माइनस के चिन्ह से। तो यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक एक पद है। तो यहाँ पर 2 पद हैं। अब इन 2 पदों में देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए x + 1 हमको कॉमन दिख रहा है, तो x + 1 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से देखिए बचेगा क्या, यहाँ x + 1 कॉमन में चला गया तो यहाँ पर 3x बचा और यहाँ पर प्लस का
टू बचा और बराबर में जीरो है तो बराबर में जीरो लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके गुणनखंड हो गए हैं, यानी कि सिर्फ आपसे कहा जाता है कि गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने में क्या हुआ, ये गुणनखंड यहाँ तक इसके हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक बार हम लेंगे x प्लस वन बराबर जीरो, x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर आ जाएगा वन। और एक बार ले लेंगे, देखिए थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो यहाँ पर थ्री एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का दो हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा देखिए माइनस का दो बटे तीन। तो इस प्रकार से x की एक वैल्यू निकलेगी एक और एक वैल्यू निकलेगी माइनस का दो बटे तीन। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नौ बालक एवं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना। यानी कि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आ भी सकता है। और जो है इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि एक कक्षा में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नौ बालक एवं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में दिया गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से ये स्पष्ट हो रहा है कि बालकों की संख्या जो है वो बालिकाओं की संख्या से अधिक है। लेकिन हमको निकालना क्या है कि बालकों की संख्या कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेंगे इस तरीके से, बालकों की संख्या अधिक है बराबर बालकों की संख्या अधिक है बराबर यहाँ पर लिख लेंगे बालकों की संख्या माइनस क्या हो जाएगा, बालिकाओं की संख्या तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बालकों की संख्या कितनी है, तो बालकों की संख्या देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स और माइनस नौ, और इसमें से हमको घटाना है, देखिए क्या यहाँ पर इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो देखिए बालिकाओं की संख्या कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल देंगे और इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस का नौ, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स और माइनस का फोर। अब यहाँ पर देखिए अब इनको क्या करेंगे, जोड़ और घटा लेंगे। तो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर फाइव एक्स प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए नौ माइनस का है और यहाँ पर जो है चार माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं। तो यहाँ पर नौ में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ चार तेरह, यानी कि यहाँ पर माइनस का तेरह हो जाएगा। तो इस प्रकार से टू एक्स स्क्वायर माइनस तेरह ही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो बालक हैं वो बालिकाओं से कितना अधिक हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस तेरह। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, यानी कि जो बालक हैं वो बालिकाओं से कितना अधिक हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस तेरह। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार टू एक्स वृक्ष लगाता है। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक संयुक्त परिवार द्वारा लगाए गए वृक्ष, एक संयुक्त परिवार द्वारा
लगाए गए वृक्ष, लगाए गए वृक्ष। तो देखिए एक संयुक्त परिवार द्वारा लगाए गए वृक्ष कितने हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर 2x लिख लेंगे। उसके बाद फिर कुल संयुक्त परिवारों की संख्या कितनी दी हुई है तो वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। कुल संयुक्त परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है। फिर हमको क्या करना है कि गांव में लगाए गए वृक्षों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे गांव में